नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुआलालंपुर में आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को वर्चुअली किया संबोधित। आसियान को बताया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का स्तंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार किए साझा। महापर्व छठ की दी शुभकामनाएं। पर्व को बताया संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 21 माओवादी कैडरों ने किया सरेंडर। आत्मसमर्पण करने वालों में 13 महिला और 8 पुरुष शामिल। आत्मसमर्पण करने वालों से 18 आधुनिक हथियार बरामद। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान तेज। एनडीए और महागठबंधन के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक कर रहे हैं ताबड़तोड़ रैलियां। और आईसीसी महिला विश्व कप में भारत का बांग्लादेश से अंतिम लीग मुकाबला आज। भारत पहले ही सेमीफाइनल में बना चुका है जगह। और अब सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान भारत 22वें सम्मेलन में हिस्सा लिया। मलेशिया के कुआलालंपुर में चल रहे सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने वर्चुअली हिस्सा लिया। उन्होंने आसियान देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान ग्लोबल साउथ के सहयात्री हैं और दुनिया की 1/4 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में इंडो पैसिफिक को लेकर आसियान के विजन का भारत पूरी तरह से समर्थन करता है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मुख्य स्तंभ है। भारत सदैव आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता रहा है। अनिश्चितताओं के इस दौर में भी भारत आसियान कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में सतत प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने समुद्री और साइबर सुरक्षा को लेकर सहयोग बढ़ाने की बात कही। साथ ही कहा कि आपदा के समय भारत हमेशा अपने मित्र देशों की हर संभव मदद करता है। भारत हर आपदा में अपने आसियान मित्रों के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। एचएडीआर, समुद्री सुरक्षा और ब्लू इकोनॉमी में हमारा सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए हम 2026 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन घोषित कर रहे हैं। साथ ही हम एजुकेशन, टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ, ग्रीन एनर्जी और साइबर सिक्योरिटी में आपसी सहयोग को भी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी साझा सांस्कृतिक विरासत को संजोने और पीपल टू पीपल संबंधों को मजबूत करने के लिए हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में थाईलैंड और कंबोडिया ने युद्ध विराम को आगे बढ़ाते हुए शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये समझौता अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की उपस्थिति में हुआ। इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे दक्षिण पूर्व एशिया के लिए महत्वपूर्ण दिन बताया और इस कदम की सराहना की। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच शांति समझौते से दोनों देशों के बीच वर्षों से चले आ रहे सीमा तनाव और सैन्य गतिरोध का अंत हो गया।
आपको बता दें कि कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन मानेट और थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चानविराकुल ने कंबोडिया थाईलैंड शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति और स्वच्छता से जुड़े महापर्व छठ का जिक्र करते हुए सभी देशवासियों को छठ पर्व की बधाई दी। उन्होंने गुजरात में मैंग्रोव पौधे लगाने की मुहिम का जिक्र करते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने एक बार फिर एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाने की अपील की। छठ पर्व आस्था, आराधना और प्रकृति प्रेम का अनूठा संगम है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत में देश भर में छठ पर्व के उल्लास का जिक्र करते हुए छठ पर्व का व्रत रखने वाली महिलाओं के समर्पण और निष्ठा को प्रेरणादायी बताया। सादगी और संयम के प्रतीक छठ पर्व के दौरान पवित्रता और नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है। छठ घाटों पर इस दौरान पारिवारिक और सामाजिक सद्भाव की अद्भुत मिसाल देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। ये दृश्य भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो, यदि मौका मिले तो छठ उत्सव में जरूर हिस्सा लें। एक अनोखे अनुभव को खुद महसूस करें। मैं छठी मैया को नमन करता हूं। सभी देशवासियों को, विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देता हूं। छठ महापर्व स्वच्छता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से स्वच्छता पर जोर रहा है। उन्होंने देश भर में स्वच्छता और प्रकृति के लिए किए जा रहे विशेष पहलों का जिक्र किया। इस कड़ी में उन्होंने अंबिकापुर में चलाए जा रहे गार्बेज कैफे और बेंगलुरु में कुओं और झीलों की सफाई को प्रेरक उदाहरण बताते हुए इसे स्वच्छता की दिशा में बदलाव का वाहक बताया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शहर से प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। अंबिकापुर में गार्बेज कैफे चलाए जा रहे हैं। ये ऐसे कैफे हैं जहां प्लास्टिक कचरा लेकर जाने पर भरपेट खाना खिलाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 1 किलो प्लास्टिक लेकर जाए, उसे दोपहर या रात का खाना मिलता है, और कोई आधा किलो प्लास्टिक ले जाए तो नाश्ता मिल जाता है। ये कैफे अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चलाता है। साथियों, इसी तरह का कमाल बेंगलुरु में इंजीनियर कपिल शर्मा जी ने किया है। बेंगलुरु को झीलों का शहर कहा जाता है और कपिल जी ने यहाँ झीलों को नया जीवन देने का अभियान शुरू किया है। कपिल जी की टीम ने बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में 40 कुओं और 6 झीलों को फिर से जिंदा कर दिया है। खास बात तो ये है कि उन्होंने अपने मिशन में कॉरपोरेट्स और स्थानीय लोगों को भी जोड़ा है। उनकी संस्था पेड़ लगाने के अभियान से भी जुड़ी है। साथियों, अंबिकापुर और बेंगलुरु ये प्रेरक उदाहरण बताते हैं कि जब ठान लिया जाए तो बदलाव भी आकर के ही रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मासिक रेडियो संबोधन में गुजरात में वन संरक्षण से जुड़े और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में मैंग्रोव की भूमिका का जिक्र किया। गुजरात के वन विभाग ने मैंग्रोव के इस महत्व को समझते हुए खास मुहिम चलाई हुई है। 5 साल पहले वन विभाग की टीमों ने अहमदाबाद के नजदीक धौलेरा में मैंग्रोव लगाने का काम शुरू किया था और आज धौलेरा तट पर 3,500 हेक्टेयर में मैंग्रोव फैल चुके हैं। इन मैंग्रोव का असर आज पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है।
वहाँ की इकोसिस्टम में डॉल्फिन्स की संख्या बढ़ गई है, केकड़े और दूसरे जलीय जीव भी पहले से ज्यादा हो गए हैं। यही नहीं, अब यहाँ प्रवासी पक्षी भी काफी संख्या में आ रहे हैं। इससे वहाँ के पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव तो पड़ा ही है, धोलेरा के मछली पालकों को भी फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रकृति के संरक्षण की दिशा में चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाने की अपील की और देशवासियों से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना योगदान देने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। यहां 21 माओवादी कैडर ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में 13 महिला कैडर और 8 पुरुष कैडर हैं। ये सभी लोग आतंक छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौट आए हैं। सरेंडर करने वाले माओवादियों से 18 हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें 3 AK-47 राइफल, 4 SLR समेत कई अन्य हथियार शामिल हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियां लगातार नक्सल विरोधी अभियानों को मजबूत कर रही है और मुख्य धारा में लौटने वाले नक्सलियों को प्रोत्साहित करने के लिए सामुदायिक जुड़ाव की पहल भी तेज कर रही है। ये घटना नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज पुनः 21 नक्सलियों ने पुनर्वास किया है और विशेष रूप से आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह पुनर्वास भी उन्होंने हथियारों के साथ किया है। आज 21 नक्सली जिन्होंने पुनर्वास किया है उसमें 13 महिलाएं हैं और 8 पुरुष हैं। दूसरा विषय बहुत विशेष ये है कि उसमें AK-47 3, इंसास 2, SLR 4, 303 6, सिंगल शॉट 2 और BGL लॉन्चर वगैरह 1, ऐसे कुल 18 हथियार वापस आए हैं। 18 हथियारों के साथ इन लोगों ने पुनर्वास किया है। इसमें DVCM लेवल के 4 नक्सली हैं, ACM लेवल के 9 हैं और पार्टी मेंबर 8 लोग हैं। ऐसे 21 लोगों ने आज पुनः पुनर्वास किया है। इधर गाजियाबाद के इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिटी का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया। 1200 बेड वाले इस अस्पताल में 65 से ज़्यादा विभाग और 12 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं। इस मौके पर यशोदा मेडिसिटी के चेयरमैन ने कहा कि समाज की सेवा करना ही यशोदा मेडिसिटी का उद्देश्य है। भारत के मेडिकल इंडस्ट्री के पावर कपल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, आप बताइए, आप दोनों का ये क्या मैं कह सकता हूँ ब्रेन एंड हार्ट है जो आज देश में ये पहला इस तरीके का मेडि सेंटर हम लोग देख पा रहे हैं। सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ब्रेन और हार्ट ये हैं, लेकिन ब्रेन भी यही है। ये एक प्रयास था, चूंकि इनका बहुत दिनों का सपना था और इनके सपनों को सजाना मेरा कर्तव्य है। तो मैं शुरू से, हमारी शादी को 32 साल हो रहे हैं, हमेशा से जो ये सपना देखते हैं उसे सजाती मैं हूँ, सपने को साकार करते हैं। सर, क्योंकि आज की डेट में जितने भी टेक्नोलॉजिकली अगर हम बात करें, मेडिकल टेक्नोलॉजी में सारी चीजें पहले कहते थे कि भारत में नहीं है, अब वो चीज बदल रही है, देश बदल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में जो विजन है वो आप लोग उसको लेके जा रहे हैं, साकार कर रहे हैं। इसमें ये प्रयास रहा कि कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो बेस्ट में वर्ल्ड है वो यहाँ हो, जो भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बेस्ट है वो यहाँ हो। हमने बड़ी एजेंसीज को, बड़ी कंपनीज को हायर किया, इन्वॉल्व किया और उससे ये हमने पूरा जो है हॉस्पिटल मेडिसिटी बनाया। मेडिसिटी हम इसलिए कहते हैं कि जब हम
इमरजेंसी जैसे फॉर एग्जांपल हमारा है, तो इमरजेंसी अपने आप में पूरा हॉस्पिटल है। अगर हम कार्डियोलॉजी में जाते हैं तो वो पूरा कार्डियक साइंसेस कार्डियोलॉजी का पूरा हॉस्पिटल है। कैंसर में आते हैं तो कैंसर इटसेल्फ इज ए कंप्लीट हॉस्पिटल। दैट्स व्हाई वी कॉल इट मेडिसिटी। अभी हमने सिस्टम बना दिया है कि पेशेंट बाहरी हिस्ट्री देगा, एआई उससे पूछता जाएगा। जैसे मैंने कहा मुझे बुखार है तो वो पूछेगा कब है, सुबह आया, शाम को आया। सो ये सारी चीजें जब पेशेंट अंदर पहुंचता है तब तक डॉक्टर के पास पूरी हिस्ट्री है। ऐसे ही हमने पूरे अस्पताल को पूरी कोशिश करी है कि हम पेपरलेस बनाएंगे और हर चीज पेशेंट के पास भी ऑनलाइन पहुंचेगी, डॉक्टर के पास भी ऑनलाइन पहुंचेगी। क्योंकि लोग कहते हैं कि बड़े अस्पताल, बड़ा दुकान, फीका पकवान, गरीबों के लिए कि हम लोग क्या आप लोग क्या कर रहे हैं? गरीबों के लिए जनरल वार्ड्स बनाए गए हैंगे और उनकी क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि अगर पेशेंट कोई जनरल वार्ड में है तो उसको अटेंशन कम होगी या उसको हम एक्सपेंसिव इक्विपमेंट में नहीं इलाज करेंगे, उसको वही सुविधाएं मिलेंगी जो एक डिलक्स रूम में पेशेंट को मिल रही है। तो सुन रहे थे, अफोर्डेबल, बेस्ट, जितनी तरीके की सुविधाएं देश में विदेश में है इस मेडिसिटी में मिल सकती है और सब आए और इसका लाभ उठाएं। कैमरा पर्सन AK के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। सेशेल्स सरकार के आमंत्रण पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान सेशेल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का वो प्रतिनिधित्व करेंगे। अपने दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति डॉक्टर हर्मिनी को भारत की ओर से बधाई देंगे और भारत और सेशेल्स के बीच घनिष्ठ, दीर्घकालिक और विश्वासपूर्ण संबंधों को दोहराएंगे। सेशेल्स भारत की विजन, महासागर नीति और ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत और विस्तारित करने के लिए भारत की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के साथ ही दूसरे चरण के लिए भी प्रचार अभियान अब तेज हो गया है। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। एनडीए और महागठबंधन दोनों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक आज कई चुनावी रैलियां करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के बड़े नेता और स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं जनसुराज पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को छपरा और मुजफ्फरपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। देश भर में छठ की छटा बिखरी हुई है। खरना पूजा के लिए घाटों को विशेष तौर पर सजाया गया है। राजधानी दिल्ली के सोनिया विहार में छठ घाट पर अलग तरह की तैयारी देखने को मिल रही है। छठ घाट पर तैयारियों को लेकर डीडी न्यूज संवाददाता अंकित मिश्रा ने श्रद्धालुओं से बातचीत की। छठ का दूसरा दिन यानी खरना आज है और ऐसे में हम इस समय सोनिया विहार में आ पहुंचे हैं और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं यमुना जी का बड़ा सा पाट आपको नजर आ रहा है और बीच में इस तरफ एक तरीके से कहें बैरिकेड लगा करके, लकड़ियों की जो बैरिकेडिंग है वो लगा करके रखा गया है जिससे गहरे पानी की तरफ कोई ना जाए। पानी की क्वालिटी इस समय आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी बहुत साफ है और इन सब के बीच आप ये देखिए पूजा स्थल एक तरीके से लोगों ने सुबह से ही अपने अपने बना दिए हैं जहाँ पर वो पूजा करते हुए नजर आएंगे और बच्चों को आप देख पा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आपको दिखाने की मैं कोशिश करूं तो वहां कुछ लोग भी हैं जो अभी भी इस समय कुछ इसी तरीके से पूजा के लिए तैयारी कर रहे हैं और क्या कुछ तैयारी है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। और छठ महापर्व को लेकर के लगातार दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है और हर स्थिति जहां पर भी दिल्ली सरकार इस समय पहुंच रही है वहां तक हम भी पहुंच रहे हैं और इन सब के जरिए कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको बेहतर तस्वीरें दिल्ली सरकार द्वारा किए गए कामों की दिखा सकें और ऐसी तस्वीरें अब आपको यहाँ से दिखाते हैं। तो दरअसल ये जो है इस तरीके से यहाँ पर परिवार के कई सारे लोग मिलकर के पूजा के लिए स्थान बना रहे हैं जो कि नदी के जस्ट सामने ही है। जरा पूछते हैं क्या कुछ ये है और कैसे इसको बना रहे हैं। सर क्या कहते हैं आप इसको? छठ पूजा के लिए सिरसोप्ता हम लोग अपने आस्था के लिए बनाते हैं। ये हर साल हम लोग का ये बनाते हैं। ऐसे हम लोग का बिहार के सबसे भारी पर्व त्यौहार है। अच्छा, खरना को लेकर के आप लोग और क्या क्या करते हैं? नहान खान कल से था, खरना आज से है और कल छठ पूजा है सुबह घाटे
और मंगलवार को शाम घाटे। अच्छा, मुझे ये बताइए खरना में क्या क्या आप लोग करते हैं, कैसे इस चीज़ की तैयारी करते हैं? ये सब लोग जल में खड़े होकर के और जल का अर्पण करते हैं और उसमें माता रानी की कृपा के बारे में जितना हमारे श्रद्धा, जितनी जो चीज़ें होती हैं पृथ्वी पे, जितनी भी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, हम सब चीज़ों को इकट्ठा करके माता रानी के सामने रख करके और अपने परिवार के लिए अच्छी सद्भावना रखते हैं और समाज के लिए भी अच्छी सोच रखते हैं और उससे माता रानी सबका कल्याण करती है, उसकी हम पूजा करते हैं। सर, आप लोगों को मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कई सारे ऐसे बनाए हैं, तो क्या एक परिवार का एक होता है, किस तरीके से आप? देखिए, हम सब एक परिवार के ही है, पूरे हमारा समाज यहाँ पे गांव से पूरे दिल्ली में हम ला के बैठे, कम से कम 100 घर हमारा है। 100 घर के हिसाब से हम पूरा घेर के अपना बनाए पूरे परिवार का। और हम लोग क्या करते हैं, पूरा पृथ्वी पे, पूरे यहाँ पे हर कोई उगते सूरज को वो करते हैं, अर्घ देते हैं। हम लोग शाम को सूरज के पहले, सबसे पहले शाम को सूरज को जल देते हैं और सब पूरा विश्व के कल्याण मांगते हैं हम लोग। खासियत इस त्योहार की यही है कि प्रकृति को पूजा जाता है, छठी मैया को सब कुछ अर्पित किया जाता है, लेकिन आदित्य यानी कि सूर्य की उपासना की जाती है। आदित्यों और भगवानों यानी देवताओं में उनको प्रथम माना गया है और इसी वजह से डूबते सूर्य से लेकर के उगते हुए सूर्य तक की आराधना इस फास्ट यानी इस व्रत में की जाती है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, दूरदर्शन। लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 33 स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन किया है। छठ पर्व के अवसर पर उत्तर रेलवे ने पूर्वी भारत की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों पर शानदार इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 9, दिल्ली जंक्शन से 4, आनंद विहार टर्मिनल से 9, हजरत निजामुद्दीन से 2, शकुर बस्ती से 5, दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन से 1, शामली से 1 और रोहतक से 2 ट्रेन संचालित की गई हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर रेलवे की ओर से यात्रियों के सुगम आवागमन के लिए 3 पासिंग स्पेशल ट्रेनें भी निर्धारित की गई हैं। नई दिल्ली से दरभंगा, नई दिल्ली से राजेंद्र नगर टर्मिनल और नई दिल्ली से सहरसा के लिए 3 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था भी की गई है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती वर्ष के मौके पर अखिल भारतीय गुर्जर महासभा और पथिक लॉयर फोरम ने अधिवक्ता संकल्प पर्व का आयोजन किया। इस मौके पर हाईकोर्ट के जज, एडिशनल एडवोकेट जनरल, वरिष्ठ अधिवक्ताओं और जुडिशरी से जुड़े व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान भारत को एकता की डोर में बांधने वाले अखंड भारत के शिल्पकार वल्लभ भाई पटेल द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत को गढ़ने में उनकी भूमिका को याद करते हुए नमन किया गया। इस मौके पर भारतीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर यशवीर सिंह ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किए गए कार्य पूरी दुनिया में एक मिसाल है। आज अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की ओर से इस देश के महान सपूत सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर आज ये आयोजन किया जा रहा है। इस महान सपूत ने इस देश को जो दिया वो दुनिया में एक अपने आप में उदाहरण है। 600 रियासतों को मिलाकर इस देश को भूगोल दिया। एक से एक महान काम किए। उनके त्याग और बलिदान को हम अपनी अगली पीढ़ी को बताना चाहते हैं। आज जो देश की यूनिटी हमें दिखती है नक्शे पर दुनिया में, वो सरदार पटेल के कारण है। गुर्जर महासभा सामाजिक न्याय के लिए, बच्चों के शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए और देश में एक सशक्त सामाजिक न्याय की लड़ाई लंबे समय से लड़ती चली आ रही है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में उनके इसको जयंती को हमने वकीलों के द्वारा मनाने का निश्चय किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के उपलक्ष्य में ये माननीय हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज और एमएम और पूरी जो लॉयर फॉर्म है उनके लिए ये आयोजन किया है। सरदार पटेल जी ने जो देश के सभी रियासतों को एक करने का ये जो बीड़ा संपूर्ण किया था, उसके लिए हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। सरदार पटेल की जितनी भी अच्छाइयाँ थीं, जो उनका देश की राजनीति में योगदान रहा और जो गुर्जर समाज के प्रति योगदान रहा, उसको आज मनाने के लिए हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, जिसमें लॉयर्स, जजेस
और समाज के प्रभुत्व के लोग यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाएगा। इस अवसर पर पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मूल्यों को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकजुटता का प्रतीक है। हमारी भाषाएं अलग हैं, त्योहारों परंपराओं की अपनी अपनी सुगंध है। यही विविधता भारत की आत्मा है। इस विविधता को एक सूत्र में पिरोया एक दूरदर्शी नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आज उसी एकीकरण की भावना को आगे बढ़ाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है, वो हमारी आत्मा का, हमारी आकांक्षाओं का अखंड हिस्सा है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आइए अपने जिले में हो रही रन फॉर यूनिटी में अधिक से अधिक संख्या में हिस्सा लें और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूत बनाएं। भारतीय सेना ने 79वें शौर्य दिवस के मौके पर शौर्यवीर रन फॉर इंडिया 2025 का आयोजन किया। दिल्ली में थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 3 किलोमीटर लंबी शौर्यवीर रन फॉर इंडिया 2025 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौड़ में सेना के अधिकारियों, सैनिकों, पेशेवर एथलीटों और नागरिकों सहित लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। शौर्यवीर रन फॉर इंडिया 2025 वीरता और एकता की भावना का प्रतीक है। जैसे आपको पता है कि इस बार जो हमने शौर्यवीर जो हमने मैराथन रेस रखी है, इसमें 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर में हमने डिस्टेंस रखा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भारतीय सेना के साथ जो एक सपोर्ट हमें मिला है वो बहुत ही हमारे लिए कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हमें उससे हौसला अफजाई हुई है, क्योंकि इस बार जो हमारे 8,000 साथी आज यहाँ पर दौड़े हैं उसमें 2/3 लोग सिविलियन हैं जिसने फौज को सपोर्ट करने का बीड़ा उठाया है। रही बात पूरे भारत में, तो तकरीबन 21 लोकेशन में ये जो है रेस हुई है और इसमें 35,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स ने रेस में भाग लिया है। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।